हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का दूसरा लेक्चर आज आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करने वाले हैं। साथियों, यदि पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे विनम्र विनती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे पहले पार्ट के, आप लोग उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जो हम ये क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये उत्तराखंड की जो मानक पुस्तक है जीके के लिए, उत्तराखंड परीक्षा वाणी है। आप लोग सब लोग जानते हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी को हम देखें तो यदि आपके पास बुक है तो 1 से लेकर 70-75 तक इसमें वन लाइनर बेस पे कुछ क्वेश्चन है। ये पूरे परीक्षा वाणी बुक का सार है साथियों। तो इसीलिए हमारा चैनल आपको उनको बारीकी से बता रहा है कि आपको कैसे इनको याद करना है और कैसे क्या करना है, कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए इस सार को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रोजाना इसको आप लोग देखो और सुनो, ताकि आप लोग एग्जाम में इसमें यदि प्रश्न बन जाता है तो इसको आप लोग जरूर हल करके आओगे। चलिए, आपका ज़्यादा हम समय खर्च नहीं करते हैं, पूरे पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे जोड़ेंगे, अन्यथा वीडियो हम लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है, लाखों गुफा, ल्वेथाप व पेड़साल आदि जो पुरास्थल हैं वह कहाँ पे मिले। तो लाखों गुफा, ल्वेथाप व पेड़साल जो आदि पुरास्थल मिले साथियों, वो मिले अल्मोड़ा में। ग्वारखा गुफा, किमनी गांव गुफा और मलारी गांव आदि जो पुरास्थल मिले वो कहाँ पे मिले, चमोली जनपद में मिले। कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो लाखों गुफा की खोज कहाँ पर हुई, तो लाखों गुफा की खोज कहाँ पे हुई, अल्मोड़ा में। कब हुई, 1968 में। फिर पूछा जाए ल्वेथाप, पेड़साल आदि जो पुरास्थल हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ल्वेथाप, पेड़साल जो आदि पुरास्थल हैं अल्मोड़ा में है। ग्वारखा गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि जो पुरास्थल हैं ये कहाँ पे है पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए चमोली जनपद के गुफा है, जहाँ पे जो हमारे प्राचीन मानव थे वो निवास करते थे। जब हमारा राज्य उत्तराखंड का कुड़िंद शासकों के अधीन था और चंद शासकों के से पहले हमारे यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश आया, मौर्य वंश आया, नाग वंश आया, वो लोग इन गुफाओं में निवास करते थे। उन्होंने इन गुफाओं में निवास करके काफ़ी चित्रकारी शैली चित्र बनाए, तो उस तरह से वो अपना टाइम पास करते थे साथियों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है, तो राज्य का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है। चमोली में एक मलारी गांव है, उस मलारी गांव के पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला हुआ है। ये भी अच्छा सवाल है। पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, वह कौन सा पुरास्थल है जहां से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, यानी नीले रंग के होने की जो हमें बताता है कि नीले रंग का प्रयोग तब होता था, वह किस पुरास्थल में इसका प्रयोग किया गया, हुडली। यहाँ से 2 प्रश्न बन गए। हुडली पुरास्थल कहाँ पर है, तो हुडली पुरास्थल हमारा उत्तरकाशी में। और किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र का प्रयोग हुआ है, हुडली, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। अगला है, 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो 8 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति हुई बनकोट। बनकोट पड़ता है अपने पिथौरागढ़ क्षेत्र में साथियों। 8 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कहाँ पर हुई, यानी हमारे जो इतिहासकार लोग थे, जो हमारे पुरातत्वविद थे, जब उत्तराखंड की खोजबीन कर रहे थे तो उनको पिथौरागढ़ बनकोट क्षेत्र में एक 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई, तांबे की मानव की आकृतियां। ठीक है। अगला सवाल, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है, तो वह पूरा स्थल आपको बताना है जिसमें योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। हमने अभी आपको बताया हमारे जो प्राचीन जो यहाँ पे शासक हुआ करते थे वो गुफाओं में निवास करते थे। गुफाओं में निवास करने समय वो अपने टाइम पास के लिए शैल चित्र बनाते थे, तो एक ऐसा शैली चित्र प्राचीन मानव ने बनाया, योग मुद्रा में दिखाया है मानव को, तो वह कहाँ पे मिला है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो फल सीमा अल्मोड़ा में, तो फल सीमा अल्मोड़ा में योग मुद्रा में मानव का चित्रण करते हुए चित्र मिला हुआ है।
14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैली चित्र में किया गया है? तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैली चित्र में किया गया है? कसार देवी अल्मोड़ा में एक शैली चित्र मिला, उसमें 14 लोगों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगला सवाल, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो आदि इतिहास मतलब साथियों हमारे उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा गया है। तो बीच का है आदि इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आधुनिक इतिहास। तो प्रागैतिहासिक में तो पुरास्थल वाले हो गए, आदि इतिहास में पौराणिक ग्रंथों से हमें, जैसे हमारा ऋग्वेद हो गया, महाभारत हो गया, अपना जो भी 4 वेद हैं उनमें से ये आदि इतिहास के स्रोत हैं साथियों। यानी हमें उत्तराखंड का आदि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत हो गया, हमारा ये रामचरितमानस, इनसे उत्तराखंड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता होगा साथियों, ऋग्वेद से ही हमारे उत्तराखंड को जानने को मिला। हमने अभी बताया को आदि इतिहास के प्रमुख स्रोतों में पौराणिक ग्रंथ है, तो उस पौराणिक ग्रंथ के ऋग्वेद में हमें उत्तराखंड का उल्लेख मिला। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? जो अपने उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसमें इस क्षेत्र को ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ये भी अच्छा सवाल है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या नाम दिया गया है? देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि। अगला सवाल, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें हमारे उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग अपने उत्तराखंड के लिए हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें अपने उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग हुआ है? उत्तर कुरु। जैसे ऋग्वेद में देवभूमि और मनुष्य की पूर्ण भूमि है उत्तराखंड क्षेत्र के लिए, वैसे ही ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में अपने उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या नाम दिया गया है? जो कुमाऊं का क्षेत्र है साथियों, उसके लिए मानसखंड, और गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड का प्रयोग हुआ है स्कंद पुराण में। अगला सवाल, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है। तो हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया, जो आजकल गढ़वाल क्षेत्र हमारा। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत जो है उसे कालागिरी तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है, जो आजकल हमारा कुमाऊं क्षेत्र है। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या नाम दिया गया है? तो मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में उत्तरखंड या ब्रह्मपुर या खस देश कहा गया है। आप लोग देख लो साथियों, तब हमारा जो उत्तराखंड नाम है, हालांकि 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ा, बट पुराणों में उत्तराखंड मिलना देखना शुरू हो गया था। देख लो आप भी, मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र में पुराणों को क्या कहा जाता था? उत्तरखंड में, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में था। खंड को कहते हैं भाग, उत्तरी क्षेत्र में था, खंड मतलब एक भाग, तभी इसको उत्तराखंड कहा जाता था। ब्रह्मपुर या खस देश भी इसको कहा जाता था। अगला है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द। तो पाली भाषा का जो बौद्ध साहित्य है उसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग हुआ है? हिमवंत। अच्छा सवाल है भी। जो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य का होता है, पाली भाषा बौद्ध साहित्य के लिए, उसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है क्या? हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत व महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था, जबकि पुराण काल में इसे क्या नाम से जाना जाता था? साथियों, गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत और महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था। पुराण काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो अभी हमने बताया स्कंद पुराण में कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसको मानसखंड और गढ़वाल के क्षेत्र को केदारखंड नाम से जाना जाता है। अगला सवाल,
पूर्णोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो पूर्णोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, बद्रका क्षेत्र, तपोभूमि या खसमंडल आदि कहा जाता है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी हमारे उत्तराखंड में है और जो धनाधिपति कुबेर है उसकी राजधानी भी हमारे उत्तराखंड में थी। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी। ये भी आपको याद होना चाहिए। मनुष्य के जो आदि पूर्वज मनु थे उनका निवास स्थान कहाँ था? अपने उत्तराखंड देवभूमि के अलकापुरी नामक स्थान पे। अगला सवाल, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग नामक स्थल पर तपस्या की हुई थी। देवप्रयाग में भगवान राम का बड़ा मंदिर है साथियों। अंतिम समय में भगवान राम ने, जब हमारे देवभूमि में भगवान राम जी का वास था, तब उनने यहाँ पे अंतिम समय में तपस्या की हुई थी। तो भगवान राम जी का मंदिर भी है वहाँ पे आजकल। बाणासुर की राजधानी, देवप्रयाग के बारे में एक फैक्ट है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है यहाँ पे, सास बहु संगम भी कहते हैं। बाणासुर की राजधानी थी, तो बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पे तपस्या की हुई थी? तो अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपोवन, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहाँ पे तपस्या की हुई थी। कहाँ पे? तपोवन। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा जाता है। यहाँ से भी सवाल बनता है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से? भृंगतुंग। अगला है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीनगर में। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? किसमें? वन पर्वों में बताया गया है कि लोमस ऋषि के साथ पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा की हुई थी। अगला सवाल, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ हुआ करते थे। एक का नाम था बद्रिका आश्रम, दूसरा नाम था कड़वा आश्रम, जहाँ पे साथियों ऋषि मुनि लोग शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को। इस तरह के जो विद्यापीठ हुआ करते थे प्राचीन काल में, बद्रिका आश्रम और कड़वा आश्रम में। अगला सवाल, दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है वो किस विद्यापीठ से शुरू हुआ? तो दुष्यंत और शकुंतला भी एक विद्यापीठ में अध्ययन कर रहे थे। उस विद्यापीठ का नाम है कड़वा आश्रम। उसी कड़वा आश्रम से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चला और इनसे एक बच्चा हुआ या संतान की उत्पत्ति हुई, दुष्यंत और शकुंतला, जिसका नाम भरत था। भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? कड़वा आश्रम में। कड़वा आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था कौन? भरत। अगला सवाल, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कब की थी? तो कालिदास ने भी अपने जो उनका महाकाव्य था अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी रचना भी इसी कड़वा आश्रम में ही की हुई थी। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर। अगला सवाल, प्राचीन में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों की प्रधानता थी, इनके समय में अधिक हुआ? तो प्राचीन काल में साथियों गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति जो आर्य थे उनका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता था। इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। साथियों आर्य जाति थी जो बौद्ध धर्म से संलग्न थी, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उस समय यहाँ पे वो लोग थे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार तो होना ही था। गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोट द्वार। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? काठगोदाम को। ये भी आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा तो अगला सवाल, पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है? तो पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानसखंड। गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केदारखंड। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए कौन कौन से नाम प्रयुक्त हुए? तो पौराणिक काल के बाद
कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल कहा गया, कुर्मस्त कहा गया, कुर्मट, कुर्मगिरी और कुमोंगड़ आदि नाम से कुमाऊं क्षेत्र को संबोधित किया जाने लगा। कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है हमें स्कंद पुराण में। अगला सवाल है, किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास का उल्लेख मिलता है? तो वह कौन सा पुराण है जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि कुमाऊं में पहले किरात लोग रहते थे, किन्नर जाति के लोग रहते थे, यक्ष लोग रहते थे, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का वास है? तो यह हमें उल्लेख मिलता है ब्रह्म और वायु पुराण में। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र को किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और कुलिंद खश जातियों का निवास का उल्लेख मिलता है? महाभारत में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है यहाँ से हमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अच्छा सवाल, जाखन देवी का मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। यहाँ से किसकी पुष्टि होती है? यक्षों की। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से किसकी पुष्टि होती है? तो कुमाऊं क्षेत्र में बहुत सारे नाग हैं साथियों, नाग मंदिर हैं। इससे हमें पता चलता है कि नाग वंश के लोगों ने भी यहाँ पे अपना अधिकार यानी राजपाट किया हुआ था। तो कुमाऊं क्षेत्र में स्थित जो अनेक नाग मंदिर हमें क्या पुष्टि करते हैं? यहाँ पे बेशक नागों का भी निवास होता होगा। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है पिथौरागढ़ में साथियों, पिथौरागढ़ के बेनीनाग तहसील में। तो बेनीनाग तहसील में है प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनीनाग, तभी इसको बेनीनाग कहा जाए। आजकल इसका नाम परिवर्तन को बेरीनाग हो गया है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ? तो किसके समय में कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ? खसों के समय, यानी जब खसों का राज यहाँ पे हुआ करता था उस समय कुमाऊं क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अगला सवाल है, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा आदि जगहों से हमें क्या मिले हैं? तो कालसी का अशोक का जो शिलालेख है साथियों वो फेमस शिलालेख है। तो इन जगहों से हमें शिलालेख मिले हुए हैं। शिलालेख क्या होते हैं? एक पत्र एक होता है साथियों, एक किसी भी क्या पेड़ की छाल होती है या किसी में भी, उसमें ये लिखा जाता है जो राजा बताता है, जो उस समय के राजा जैसे अशोक थे, अशोक ने बताया कि ये यहाँ पे लिखना है, यानी इस समय पे इसे यहाँ पे शासन किया, तो उस तरह से शिलालेख वो होता है। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वे कौन है? तो अल्मोड़ा में जो मुद्राएं मिली कुड़िंद शासकों की उनमें किस किस शासक का नाम है? आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि जो है ये मुद्राएं हैं किनकी? कुड़िंद शासकों की। अगला सवाल, देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का एक प्राकृत भाषा और ब्रह्म लिपि का शिलालेख मिला हुआ है जो कि किस शासक के काल का है? साथियों हमने आपको बताया अशोक का जो शिलालेख मिला है देहरादून के कालसी नामक जगह पे वह प्राचीन समय यानी 257 ईस्वी पूर्व मिला हुआ है। यह जो शिलालेख है अशोक के द्वारा प्राकृत भाषा में लिखवाया गया था और इस भाषा में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख, जो लाखा मंडल देहरादून में पड़ता है, यहाँ से भी एक शिलालेख मिला था राजकुमारी ईश्वरा का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ, तो त्रिशूल लेख भी हमें प्राप्त हुआ। साथियों जो हमारे प्राचीन समय के राजा थे उस समय पे इस टाइप के कोई भी सामान नहीं था, यानी कागज़ ये वो इस टाइप के कोई भी चीज़ें ना होने की वजह से कहीं कहीं पेड़ की छाल पे, ताम्रपत्र पे ये लिखवाना पड़ता था कि हमने इतने समय तक यहाँ पे राज किया। जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो त्रिशूल में भी एक लेख मिला साथियों, तो त्रिशूल लेख मिला गोपेश्वर व बाणाघाट से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्री लेख मिले हुए? कार्तिकेयपुर राजाओं के। अगला सवाल है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कौन थी? यहाँ पे हमारे बहुत से साथी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुड़िंद शासक। और उत्तराखंड पर जो ऐतिहासिक ये पूछा जाता है कभी कभार यहाँ से, तो ऐतिहासिक राजवंश कौन था? वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड में किस राजवंश ने पहले शासन किया ये पूछा जाता है, तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। और यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभार आपसे कि उत्तराखंड की जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? वो थी साथियों कुड़िंद।
किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो किस अभिलेख से हमें पता चलता है जो कुड़िंद लोग थे वो मौर्यों के साथ उस समय पे हुआ करते थे, या यानी मौर्यों के साथ वो काम करते थे? कालसी शिलालेख, जो अशोक का कालसी शिलालेख मिला हमें, उससे पता चलता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के उस समय अधीन हुआ करते थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। पहली सदी ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? जैसे ही शक्तिशाली शासक कुड़िंद वंश का जो था अमोघ भूति, उसकी मृत्यु हुई, इस क्षेत्र पर अधिकार कर दिया था शकु ने। कुमाऊं क्षेत्र में शक सम्मत का जो प्रचलन है और अल्मोड़ा का जो सूर्य मंदिर है, इस क्षेत्र में आधिपत्य होने का प्रमाण मिलता है किसके? शकु के। साथियों, शकु ने भी अपने अपने क्षेत्र पे यहाँ पे कार्य किया। जो शक सम्मत आजकल भी हमारे हिंदू कैलेंडर में आप लोग जानते होंगे। प्रयोग होता है। साथ ही अल्मोड़ा का जो सूर्य मंदिर है, अल्मोड़ा कटारमल में है सूर्य मंदिर, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे शकु ने भी राजपाट किया हुआ था। शकु के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? तो शकु के बाद राज्य के जो तराई क्षेत्र थे उस पर कुषाणु का अधिकार हो गया था। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर किसने अधिकार किया हुआ था? तो 6वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखरियों ने जो है यहाँ पे अधिकार किया हुआ था। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो मौखरियों के बाद उत्तराखंड में किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वर्धन वंश। हर्ष के समय हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री था हेनसांग। यह हर्ष के समय, जब हर्ष का यहाँ पे कार्यकाल चला हुआ था, उस समय चीनी यात्री हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया हुआ था। उसने इस राज्य के लिए नाम दिया पोली हिमोपुलो। तो पोली हिमोपुलो नाम, या ब्रह्मपुर इसको कहा। तो पोली हिमोपुलो किसने कहा था? हेनसांग ने। किसको? उत्तराखंड को। हेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल क्या बताया? तो हेनसांग ने हरिद्वार की भी यात्रा की। उनने मोइलो इसके लिए प्रयोग किया हरिद्वार के लिए, और उसका क्षेत्रफल 20 ली बताया। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद शासक। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के किस राजवंश का हमें प्रमाण मिलता है, यानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाण मिलता है कि इनके द्वारा यहाँ पे अपना राजपाट चलाया गया? वो थे कार्तिकेयपुर राजवंश, या जिसे हम बाद में कत्यूरी राजवंश भी पढ़ते हैं। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि क्या है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के हमें 8 अभिलेख मिले हुए, जिनमें जो अभिलेख लिखे गए हैं वो कुटिला लिपि से लिखे गए हैं। अच्छा सवाल है भी। तो अगला सवाल, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी कहाँ पे बनाई गई थी? साथियों, 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपनी राजधानी चमोली में बनाई हुई थी, जहाँ पे उस क्षेत्र का नाम था कार्तिकेयपुर नाम। उसके बाद उनने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया और बागेश्वर जिले का जो बैजनाथ घाटी है, गरुड़ बैजनाथ घाटी, वहाँ पर उनने अपनी राजधानी बनाई। इसी क्षेत्र में वो कत्यूरी कहे जाने लग गए थे। ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो प्रथम परिवार का वंश का राजा कौन था? तो कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का जो राजा था उसका नाम था बसंत देव। ये भी अच्छा सवाल है। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार की सत्ता हुई? तो बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर खरपरदेव वंश की स्थापना हुई थी। खरपरदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। निम्बर किस मत का अनुयायी था? शैव मत का। ये भी अच्छा सवाल है। निम्बर वंश का शासक कौन था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटा था? तो निम्बर वंश का शासक था साथियों निम्बर का पुत्र इष्टगण। इसने अपने पूरे उत्तराखंड को, अपने क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने में यह कामयाब रहा।
अगला सवाल, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश व नटराज आदि मंदिरों का निर्माण किया हुआ था? तो जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज आदि मंदिरों का जो निर्माण किया था वह इष्टगण देव ने किया हुआ था। अगला सवाल, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती में उद्धार के लिए 12 अवतार बताया था? इष्टगण पुत्र ललित सुरदेव को यह बताया गया था। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण भी ललित सुरदेव के पुत्र भूदेव ने कराया था। कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। अच्छा सवाल, आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ था? तो आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ कार्तिकेयपुर जब शासक यहाँ पे हुआ करते थे तब। अगला सवाल, आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्याग कब किया? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया केदारनाथ में। तो प्राचीन एंड मध्य खत्म हो चुका है इतिहास, अब आते हैं आधुनिक इतिहास की ओर। तो कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरों के बाद किसके नेतृत्व में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? साथियों, कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद चंद वंश स्थापित हुआ और चंद वंश को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? सोमचंद। तो चंद वंश का संस्थापक कौन है? कभी सवाल आता है, कौन है? सोमचंद। अगला सवाल, चंद वंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था? तो चंद वंश आगे बढ़ता गया, उसके कई शासक होते गए, उनने अपने अपने कार्य किए। एक शासक ऐसा था जिसने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया, वो था चंद वंश का इंद्रचंद। अगला सवाल, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदू की जो राजधानी थी वह कहाँ रही थी? तो 10वीं शताब्दी से अंतिम चरण 1562 तक चंदू की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? चंपावत। उसके बाद यानी 1563 में चंद वंश की राजधानी साथियों चंपावत से अल्मोड़ा बनाई गई। 1563 में ये राजधानी परिवर्तन करने वाला जो उस समय का चंद शासक था वो कौन था? बालो कल्याण चंद। सवाल आता है, किस चंद वंश के शासक ने चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की और किस सन में की? तो आपको पता होना चाहिए 1563 में चंद वंश के तत्कालीन शासक बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा की। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कहाँ स्थित है? तो पाली पछाऊ क्षेत्र है अल्मोड़ा में, वहाँ पर चंद राजाओं ने अपनी राजधानी पहले बनाई थी। नेपाल के अशोक चल्ल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था? तो नेपाल का शासक था अशोक चल्ल, उसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस समय कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश का शासन हुआ करता था। तो उस समय यहाँ पे छोटे बड़े कई राजा हुआ करते थे और उसने कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधीन किया। 1191 की बात है ये। तो सवाल बनता है, कुमाऊं क्षेत्र पर नेपाल शासक अशोक चल्ल ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1191 ईस्वी में। अगला सवाल, नेपाली चल्ल नामक जो शासक थे उनको आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त किसने कराया था? तो कुमाऊं का क्योंकि साथ ही उस समय नेपाली जो राजा हुआ करते थे उनकी निगाह कुमाऊं क्षेत्र में लगातार थी, क्योंकि एक परमानेंट यहाँ पे
तो परमानेंट शासक उस समय पे नहीं मिल पा रहा था। छोटे बड़े कई राज्य अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पहुंच दिखा रहे थे, तो इसीलिए बार बार नेपाल से यहाँ पे आक्रमण हो रहा था। नेपाली जो चल्ल सामंत थे उनने भी यहाँ पर आक्रमण किया और उनको परास्त करा उस समय के चंद वंश के तत्कालीन शासक भारती चंद ने। दिल्ली सुल्तान फिरोजा शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो गरुड़ उपाधि प्राप्त करता चंद वंश के शासक का नाम आपको बताना है, गरुड़ ज्ञान चंद। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति और भूमि निर्धारित प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र में कहें तो चंद वंश से ही हमें पता चला कि गांव में एक प्रधान भी होना चाहिए और भूमि का निर्धारण भी होना चाहिए, यानी इनकी शुरुआत जो की चंद वंशों के शासकों ने ही की। चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था गाय। चंदू और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है, तो चंदू और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा से। तो चंदू और मुगलों का आपसी प्रेम प्रभाव था साथियों, यानी आपसी लगाव उनका था। तो इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? शाहनामा और जहांगीरनामा। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो नेपाली गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं क्षेत्र में विजय हुए वो और उन्हें चंद शासन को यहाँ से समाप्त उखाड़ फेंका। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद ने नेपाली गोरखाओं से हार मानी और यहाँ से भगोड़ा हो गया। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने किया? तो अल्मोड़ा में हमारे एक मल्ला महल का किला है, उसका निर्माण चंद शासकों ने ही किया। और किस चंद शासक ने किया? रुद्रचंद। वर्तमान रुद्रपुर नगर इस ही रुद्रचंद के नाम पर बसाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लालमंडा किला जिसे हम फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया? तो लालमंडी किला जिसे हम फोर्ट मोयरा किला भी कहते हैं, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। इसको किसने बनवाया था? कल्याण चंद ने, जो चंद शासनकाल का शासक था। अल्मोड़ा जिले में स्थित जो खगमरा किला है उसका निर्माण किसने किया था? तो खगमरा किले का निर्माण भी राजा भीष्मचंद ने किया था। जो राजा भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण किया हुआ था। बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है? तो बाणासुर का किला है चंपावत लोहागाड़ देवहिदुरा मार्ग पे। तो बाणासुर किला कहाँ पर है? चंपावत जिले में। तो गढ़वाल में साथियों 52 गढ़ थे। इन 52 गढ़ों के नाम आपको बता देते हैं। इन 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था? पाल वंश के यानी पवार वंश के शासक अजय पाल ने। साथियों ये आपको पता होना चाहिए। 52 गढ़ होने के तभी इसको गढ़वाल कहा जाता है, क्योंकि गढ़ों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम दिया गया। तो इन 52 गढ़ों के नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं। चांदपुर का गढ़ जो फेमस गढ़ है साथियों, जो अभी भी यहाँ पे इसके अंश हैं। चौड्डा है, तोप है, अजमेर है, बड़ाल है, लोहाबा है, दसोली, कुंडारा, धोना, रतन, नागपुर, कोल्ली, रवाड़, फल्याड़, बांगर, कुर्रली, सिल, कुजड़ी, भरपूर, नाला, उप्पू, मौलिया, रैका, मुगत और साकरी। और यहाँ पे है मुगरा, साकरी, रामी। और फिर आता है विराटा, रानी, सिगुरु, एरासू, ईडिया, लंगूर, बाग, गढ़कूट, गढ़तांग, वनगढ़, भरदार, चौंतकोट, नयाल, कांडा, सांवली, वदलपुर, लोद, लोदन, भवना, डोड, रावरा और चंपा, जौलपुर, देवल, जौंट, गुजड़ू व संगेला। ये लगभग कुछ गढ़ हैं साथियों, ये फेमस गढ़ हैं। कभी कभी यहाँ से भी सवाल बन जाता है, इसलिए हमने आपको बताया ये। इन 52 गढ़ों में साथियों 52 राजा उस समय के हुआ करते थे। इन 52 गढ़ों को विजय किया अजय पाल ने और अपने आधिपत्य में अजय पाल ने लिया, तभी इसको गढ़ विजेता भी कहा जाता है। चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि गुर्जर देव का था। तो गुर्जर देश से आया हुआ कनकपाल ने यहाँ पे
परमार वंश की नींव डाली 688 में। उस समय एक गढ़ी राजा हुआ का, इन 52 गढ़ों में से एक गढ़ किसके पास था? सोनपाल के पास था। उस सोनपाल ने अपनी लड़की का विवाह कराया गुर्जर देश के कनकपाल से, और उस कनकपाल को यहाँ का कुछ क्षेत्र दे दिया, और कनकपाल ने यहाँ पे परमार वंश की नींव डाली। गढ़वाल में परमार वंश का शासक कितने से कितने तक रहा? तो गढ़वाल में परमार वंशों के लगभग 60 शासकों ने राज किया 688 से 1949 तक। कब से? 688 से भारत आज़ादी के बाद तक परमार वंश ने अपना शासन किया। बाद में साथियों इस क्षेत्र को उत्तराखंड में मिला दिया गया था। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 37वें जो परमार शासक थे अजयपाल ने सभी गढ़ों को विजित किया हुआ था। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर स्थापित की? तो चांदपुरगढ़ से राजधानी का स्थानांतरण किया 1358 ईस्वी में। कहाँ रही? श्रीनगर। और किसके द्वारा की गई? अजयपाल। अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? गोरखनाथ पंथ के। परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा करी? तो कभी सवाल बन जाता है जो परमार वंश है उनकी कुल देवी का नाम बताइए। तो उनकी कुल देवी थी राजराजेश्वरी, और इस राजराजेश्वरी जो कुल देवी थी परमार शासकों की, तो परमार नरेश अजयपाल ने इस देवी का जो राजप्रसाद का निर्माण कहाँ पे कराया था? देवलगढ़ में। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे? तो 42वें शासक सहजपाल। तो सहजपाल जो था परमार शासक सम्राट अकबर के समकालीन था सहजपाल। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह उपाधि की परंपरा की? तो साथियों शाह उपाधि प्राप्त करता पहला शासक था परमार का बलभद्र शाह। उसके बाद इन शासकों के नाम के आगे भी शाह लगने लग गया था। तो पहला शासक बना, पहले पाल हुआ करते थे। पाल के बाद में साथियों परमार शासक गया, इसको शाह की उपाधि दी गई, और शाह की उपाधि मिलने के बाद आगे जो 43 के बाद राजा बने 60 तक, उनके नाम के आगे भी शाह लगा दिया गया था। बलभद्र शाह से पूर्व एक परमार शासक के नाम पे पाल के बजाय शाह उपाधि है, वो था कल्याण शाह। 38वें शासक के नाम पे भी शाह लगाया हुआ था, बट ये प्रचलन में नहीं आया। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में हुई, उसका नाम क्या है? सभासार। अच्छा सवाल है, भी एक बार पूछा गया है। तो सभासार नामक जो रचना है वह किसकी है? परमार शासक राजा सुदर्शन शाह का। सवाल और हैं, किस मुगल शासक ने सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की जो संरक्षिका है वो पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए गए थे? शाहजहां के। तो शाहजहां के जो सैनिक थे वो गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। तत्कालीन परमार शासिका थी महारानी कर्णावती साथियों। उसका पुत्र था नाबालिग था पृथ्वीपति शाह। तो उसको देखते हुए शाहजहां के जो सेनापति हैं नवाजत खान, वो यहाँ पे अपने वहाँ पे आ गए साथियों, आक्रमण कर दिया। तो जो हमारी कर्णावती जी हैं उनके साहस को सलाम साथियों, उनने उनके नाक कटवा दिए थे और उनको भगा दिया था इस तरह का। तो नाक कटी रानी भी कहते हैं किसको? महारानी कर्णावती को, जो किसकी माँ थी? पृथ्वीपति शाह की। महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? नाकटी रानी के नाम से। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो देहरादून में जो राजपुर नहर है उसका निर्माण भी रानी कर्णावती ने ही किया था। किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को यहाँ पे संरक्षण दिया हुआ था? तो वह शासक था पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पे दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया हुआ था, तभी ये जो शाहजहां के सेनापति लोग थे यहाँ पे आए हुए थे। तो किस परमार शासक को गर्वभंजक की उपाधि दी गई थी? तो गर्वभंजक की उपाधि मिली थी महपति शाह को। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विसाते थे? तो फतेह शाह। तो फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न विराजे जाते थे।
यह कौन सा शासक था? परमार शासक था। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब और कहाँ पर हुआ और क्या हुआ उसमें? तो गढ़वाल पर गोरखों ने साथियों अभी हमने यहाँ बताया कि कुमाऊं में 1790 में महेंद्र चंद को हराया था गोरखों ने। तो उसके बाद उनने 1 साल बाद गढ़वाल में भी आक्रमण करने का सोचा, पर वो वहाँ पे पराजित हो गए थे। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में विजय मिली। साथियों उस समय आपको थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं, तो वीडियो तो लंबी होनी है। गोरखों ने साथियों उस समय 1803 में क्या हुआ, गढ़वाल में भीषण भूकंप आया था, पूरा गढ़वाल छत विछत था। तो उसका फ़ायदा उठाया गोरखों ने, क्योंकि कुमाऊं में तो गोरखा लोग थे ही थे। उन्हें उसका फ़ायदा उठाया और उस समय के राजा वहाँ पे प्रद्युम्न शाह थे, और उस प्रद्युम्न शाह को खुड़बुड़ा युद्ध में हार मिली और फिर गढ़वाल कुमाऊं दोनों गोरखा के अधीन हो गया था। तो किसके नेतृत्व में विजय मिली गढ़वाल में? अमर सिंह थापा ये और हस्तिदल चौतरिया। अगला सवाल है, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें हार गया था प्रद्युम्न शाह। तो वह कौन था? कब? डेट कौन सी है? खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ? 14 मई 1804 को। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हैंगिस्टन ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित किया? साथियों गढ़वाल और कुमाऊं पे दोनों पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था, तो इसीलिए जो उस समय यहाँ पे परमार वंश के शासक थे वो यहाँ पे उनको भाग गए थे, कुल मिला के आप लोग समझ लो। तो एक सुदर्शन शाह थे, जो सुदर्शन शाह भी भाग गए थे। सुदर्शन शाह कुछ दूरी पर रुककर अपनी रणनीति बना रहे थे। उनने अंग्रेज़ों से मदद ली, क्योंकि उस समय हमारे पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का राजपाट था, तो उनने अंग्रेज़ों से मदद ली। उस समय के वायसराय या गवर्नर थे जनरल लॉर्ड हैंगिस्टन, जो जनरल लॉर्ड हैंगिस्टन उस समय के गवर्नर थे। तो उनके साथ अंग्रेज़ों ने चाल खेली साथियों, और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ का क्षेत्र ले लिया था फिर। तो गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग हड़प लिया था? तो पूरी आधा भाग अंग्रेज़ों ने भी ले लिया था। तो आधा राज्य अंग्रेज कब्जे में आने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर दी? टिहरी में। कब की? 1815 में। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया था। तो 28 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और गोरखा के बीच एक संधि हुई थी। अच्छा सवाल है, संगोली की संधि गोरखाओं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुई साथियों, क्योंकि गढ़वाल में विजय अंग्रेज हो गए थे और अभी भी यहाँ पे उनका राजपाट हुआ करता था कुमाऊं में गोरखों का। तो गोरखों के राजपाट को यहाँ पर भी निस्तानाबूद किया अंग्रेज़ों ने, और संगोली की संधि हुई किसके बीच? गोरखा शासक अमर सिंह थापा और कर्नल गार्डनर के बीच। कब हुई? 28 अप्रैल 1815 को। अच्छी डेट है, भी आपको याद रखनी चाहिए। वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 1816 में फिर संधि स्वीकार किया? तो नेपाल की गोरखा सरकार ने इस संधि को नहीं माना। फिर अंग्रेजों ने फिर दोबारा आक्रमण किया और उनको हराया और उनसे खुद मनवाई संधि को। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का अत्याचार जो शासन था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो गोरख्याली कहते थे जो स्थानीय लोग थे। अत्याचार पूर्ण शासन था गोरखों का। यह कितना रहा? 25 वर्ष से लगभग 10.5 वर्ष। 25 वर्ष रहा कहाँ पे? कुमाऊं पे, और 10.5 वर्ष रहा गढ़वाल पे। टिहरी गढ़वाल को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। इस क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर बना दिए थे। तो प्रथम कमिश्नर है हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कर्नल गार्डनर का बने मई 1815 को। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग बनाया था 1902 में। अच्छा सवाल है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया था? 1902 ईस्वी को। तो साथियों सवाल हो चुके हैं कंप्लीट आज के। कैसे लगे जरूर बताइएगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर अगला पार्ट आएगा, आपको इंतज़ार रहना।